हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, हेडिंग बना लो, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला हम इसी लेक्चर में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब विद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन पे और उसके एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन तो मैं लिखाता हूँ कि जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इधर लिखो, molecular formula. It is actual formula of compound which indicates actual number of all atoms present in one molecule of a compound. ठीक है, it is actual formula of compound which indicates actual number of all atoms present in one molecule of a compound. डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है कि जो कि बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स उस एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज तुमने H2SO4 ले लिया और एक और तुम ले लो, बेंजीन ले लो। ठीक है, तो H2S2O का रेशियो, क्योंकि तीन ही एलिमेंट है ना इसमें, तो इसका रेशियो कितना है? 2:1:4। सो अगर इसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं और ये सब मिलके ये मॉलिक्यूलर बना रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देगा कि उसमें कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं एक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, C6H6 में तुम्हें पता चल जाएगा कि C है, H है एंड दे आर इन द रेशियो ऑफ 6:6। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, स्टिल दे आर द डिफरेंट टर्म्स। तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत बेसिक सा टर्म है, तो थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं तो मैं एम्पेरिकल फार्मूला समझाता हूँ। ठीक है, विच इज़ द हेडिंग ऑफ टुडेज टॉपिक। सो थोड़ा सा मूव करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला लिखो। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला, तो formula of a compound indicating the simplest ratio of atoms present in a compound is known as the empirical formula of a compound. ठीक है, क्या मैंने डेफिनेशन बोली? थोड़ा सा डेफिनेशन को रिटेन करो। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेटिंग सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, simplest ratio of atoms present in compound. ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन तुम स्कूल में लिख के आ जाओगे, बोर्ड में लिख के आ जाओगे। इफ यू हैव गिवन एनी काइंड ऑफ कंपाउंड, एनी काइंड ऑफ नहीं, कोई सा भी कंपाउंड तुम्हें दे दिया, हाउ वुड यू फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। तो अब हम इसके थोड़े से प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं। तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ यू वुड यू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, सपोज ऊपर भी हमने बेंजीन लिया था, यहाँ भी तुम बेंजीन ले लो। सॉरी, ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये। सो C:H आर इन द रेशियो ऑफ 6:6। सो इसका सिंपलेस्ट इसका रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा, यही होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे मूव करते हैं कि
अगर तुम्हें किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, इज इट पॉसिबल, ये क्वेश्चन रेज होता है। तो इसको थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं। वी हैव बीन गिवन एनी काइंड ऑफ कंपाउंड एंड वी आर नोन अबाउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वी आर एबल टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। सो थोड़ा सा अलग अलग एक टेबल टाइप बनाता हूँ अलग अलग एग्जाम्पल लेके। इधर तुम्हारे कंपाउंड्स दिखा देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मा और एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, कंपाउंड तुम ले लो, सबसे पहला सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। दूसरा तुम कोई सा एक और एसिटिक एसिड ले लो। थर्ड तुम बेंजीन ले लो, इथेन ले लो। फोर्थ तुम इथीन ले लो, प्रोपीन ले लो, एसाइटिलीन ले लो। ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। इथेन के बाद तुम इथीन ले लो, प्रोपीन ले लो, एसाइटिलीन ले लो। ठीक है, एसाइटिलीन की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ई नहीं आएगा। ठीक है, एसाइटिलीन ले लो। जल्दी जल्दी में क्या क्या लिखना पड़ रहा है। और इसके बाद तुम ले लो एसाइटिलीन। अब हम इनका लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, एसिटिक एसिड का C2H4O2, जो कि बेसिकली जनरल फॉर्म में यूज किया जाता है CH3COOH। इसको जब तुम लिखोगे तो देर आर टू एटम्स ऑफ C, सो C2H4O2। बेंजीन C6H6, C2H6, C2H4, C3H6, acetylene is C2H2. And if we have to find the molecular formula is given, and if we have to find the empirical formula, we just have to make these atoms in the simplest ratio. Are you listening? We have to make these atoms in the simplest ratio as much as we can to make it a empirical formula. ठीक है, थोड़ा एक्टिंग बाजी ज़्यादा हो गई पर चलता है। H2SO4 ही रहेगा। अब इसको तुम देखो पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो तुम इसे कर दोगे CH2O, फिर तुम कर दोगे CH, फिर CH3, फिर CH2, CH2। Listen, empirical formula of a compound of two compounds, two different compounds can be same, but if empirical formula of a compound is same, it doesn't identify or denotes that they came from the same compound. ठीक है, it is just a simplest ratio, it is just an form to write based on the empirical formula is given. We cannot directly find which from which compound it is came from, but yeah, in most of the cases, in 99% of the cases, we can found the compound from which its empirical formula has been derived. Okay, so इसका हो जाएगा CH। ठीक है, थोड़ा और मूव ऑन करेंगे। देयर इज अ रिलेशन between the molecular formula and the empirical formula. So you just have to write that formula. Molecular formula is equals to sum times of n into empirical formula. So where n can be
एनी नेचुरल नंबर डॉट 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 डॉट, ठीक है. n cannot be zero and n cannot be a whole number. So as mentioned, if you want to find out the n, you can just directly cross multiply to it and you can find the n. So that is molecular formula mass upon empirical formula mass. ठीक है. अब बहुत अलग अलग मेथड्स हैं जिससे तुम एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हो. मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक बेसिक टर्म है, तुमसे कोई लिखने को बोलेगा, तुमसे कोई जनरली केसेस में तुम्हें मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स का जिससे तुम फैमिलियर हो वो तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला याद ही होगा, ठीक है. बट इन सम केसेस इफ एनी काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स, जनरली जेई में ये क्वेश्चन आस्क नहीं किया जाएगा, बट टू नो, to make you aware about this concept, it's my duty to give you a content as much as I can. I know it is somehow being relevant at irrelevant at certain point, but it is needed. And your starting age is it is your first chapter of class 11, so it's my duty to make your concepts so strong that you won't find any kind of mistakes, any kind of lack of concept इन द फर्दर चैप्टर्स. तो इसी के लिए अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं. ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो है पढ़ के चले जाएंगे हो जाएगा, ठीक है. थोड़ा सा मेथड बताएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाउ कैन यू फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है. सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रल रेशियो, राइट. तो तुम इधर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करो कि सबसे पहले तुम लिख लो एलिमेंट, फिर तुम लिख लो परसेंट, फिर तुम लिख लो एटॉमिक मास, फिर तुम लिख लो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ऐसा एक कुछ तो भी गंदा सा टेबल मैंने बनाया, तुम भी बना लो. सपोज तुम्हें एलिमेंट ए बी और सी गिवन है, ठीक है. परसेंटेज तुम इसकी कुछ भी ले लो, एक्स वाई ले लो, जेड ले लो, ठीक है. परसेंटेज तुम इनकी कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड लो. अब इसका एटॉमिक मास तुम्हें पहले से ही नोन है, चलो ठीक है. ए बी सी तुम्हें एटॉमिक मास दे रखा है, तो अब तुम परसेंटेज डिवाइडेड बाय जब एटॉमिक मास करोगे, दैट इज एक्स बाय ए, वाई बाय बी एंड जेड बाय सी. So how can you find the simplest integral ratio, ठीक है. तो अब तुम्हें क्या करना होगा, जो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है, यू जस्ट हैव टू डिवाइड देम with the what, the smallest value of m and o, ठीक है. अब m and o क्या है ये भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा. यू जस्ट हैव टू अज्यूम कि x बाई ए जो रेशियो है तुमने इसको n मान लिया है, और y बाई बी के रेशियो को तुमने n मान लिया है, एंड z बाई सी के रेशियो को तुमने o मान लिया है. एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल रेशियो, तो मैंने तुम्हें जैसा बोला था कि ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इसे डिवाइड करना पड़ेगा इसके स्मॉलेस्ट वैल्यू से. डिवाइड m n and o by the smallest value among m and o, ठीक है. तो अब तुम थोड़ा सा देखोगे कि अभी सिंपलेस्ट रेशियो तो आया नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. तो जब तुमने m and o को उसके सिंपलेस्ट रेशियो से डिवाइड करा, ठीक है, तो तुम ये अज्यूम करो कि जीरो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है. पर इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि किसी का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उनमें जीरो हो, बट अज्यूम करो तुम, ठीक है. इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुमने m n और o को
कोई एक स्मॉलेस्ट वैल्यू से जो उनके 20 की थी उससे तुमने डिवाइड करा, तो m/0, n/o और 0/1, ठीक है। तो ये रेशियो तुम्हारा कुछ आया, ये रेशियो तुम्हारा कुछ आया, ये रेशियो इससे मैं भी क्वेश्चन में भी अप्लाई करके आऊँगा। अगर अभी थोड़ा डाउट आ रहा है, इट इज़ यूजुअल कि थोड़ा सा डाउट आएगा, बट ये टेबल तुम्हें वो एग्जाम्पल लेके समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है। तो इसे तुम मान लो p, इसे तुम मान लो q, इसे तुम मान लो 1, ये n/0, ठीक है। तो जो तुम्हारा स्मॉलेस्ट इंटीग्रल रेशियो आएगा, तुम उसे मान लोगे t, u एंड v, ठीक है। तो एलिमेंट ये दे रखे थे और इसका सिंपलेस्ट रेशियो ये आया। तो व्हाट फाइनल द एम्पिरिकल फॉर्मूला यू केम अप विद दिस, एम्पिरिकल फॉर्मूला AT BY CV, कुछ ऐसे ही था, UV था, ओके ओके। तो BU था और CV था, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें टेबल समझाइए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेके समझेंगे कि तुम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखो कि तुम्हें अगर कोई हाइड्रोकार्बन दे रखा है, उसमें 80 ग्राम है कार्बन, तो हाउ डू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस लिखते हैं आगे, ये टेबल भी मैं फर्दर लास्ट में तुम्हें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ, क्वेश्चन साथ साथ में लिखो, नोट साथ साथ में बनाते रहो, चलो ठीक है। हाइड्रोकार्बन, ये भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। हाइड्रोकार्बन इज बेसिकली विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कितना कार्बन होगा कितना हाइड्रोजन होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। सपोज C6H6 जिसको तुम बेंजीन बोलते हो, उसमें कार्बन के 6 कंपोनेंट है, हाइड्रोजन के 6 कंपोनेंट्स है। CH4 हो गया, तुम मिथेन बात कर रहे हो, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 4 है, तो दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो जिसमें C होगा और H होगा। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तुमसे एम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है और तुम्हें एक हाइड्रोकार्बन दे दिया है जिसमें की विच कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक तो अच्छे क्वेश्चंस पे भी मूव करेंगे, बट इट इज माय ड्यूटी कि तुम्हें बेसिक से लेके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे मूव करो, ठीक है। क्वेश्चंस लिख लिया, सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। अगर तुम्हें खुद से सॉल्यूशन लिखना है तो पॉज कर लेना, ठीक है। एलिमेंट्स तुम्हें क्या क्या दे रखे हैं, ऊपर वाली टेबल का ही वो लेंगे हम, है ना, रेफरेंस। उसी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह वो अप्लाई हो रही है। परसेंटेज तुम्हें कार्बन का 80 दे दिया है, तो इट विल बी श्योरली 20 अगर एक का दे दिया है तो। और एटॉमिक मास भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज डिवाइडेड बाय जो हमने एटॉमिक मास करा था, तो एक सर्टेन वो आ रहा था जिसको हमने कुछ अज्यूम करा था। देन आफ्टर यू विल बी गेटिंग द सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो। तो सम सेम जो हमने ऊपर समझा है उसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो एटॉमिक मास है, तो ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब दिस बाय दिस किया था हमने, ठीक है। सो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास किया था, ठीक है। तो ये हो गया था 80/12 और ये हो गया था 20/1। जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6.66 और ये आ जाएगा 20। तो सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो इन दोनों के बीच में क्या है, 20 और 6.66 के बीच में 6.66 है। तो अब अगर तुम्हें सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो निकालना है कितना कितना होगा, तो तुम्हें फाइनली क्या करना होगा, इसको तो इसके से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, सॉरी। और जो सेकंड वाला है उसको तुम्हें जो इन दोनों में कम है उससे डिवाइड करना होगा, ताकि तुम्हारा जो कार्बन और हाइड्रोजन का एम्पेरिकल फार्मूला है वो बन जाए, ठीक है। इसे तुम डिवाइड करोगे आ जाएगा 1, इसे तुम क्रॉस कट करोगे तो इट विल बी समहाउ नियरेस्ट टू 2, सॉरी नियरेस्ट टू 3, ठीक है। सो दैट विल बी आर सिंपलेस्ट रेशियो। आया समझ। एम्पेरिकल फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा CH3,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ा सा एक लेवल आप, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, खुद दो क्वेश्चन एक नंबर का। गिवन दैट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मास तुम्हें दे रखा है अलग अलग कंपाउंड का, तुमसे उसका एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम है और तुम क्वेश्चन बोलते बोलते ही सॉल्व कर लोगे दिमाग में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम है, बस पहला अपना हाइड्रोकार्बन था, इसमें हम मान के चलो किसी एक और एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, कार्बन को रख लो, हाइड्रोजन को रख लो और एक और एलिमेंट को रख लो जो कि ऑक्सीजन है। ठीक है, तीन को रख लो। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करूंगा, खुद से सॉल्व कर लेना कि तुम्हें तीनों का परसेंटेज दे देता हूँ। कार्बन 60% है, दूसरे वाले में ऑक्सीजन 32% मान लो, 60 हो गया 32 हो गया, और रिमेनिंग कितना बचा, हाइड्रोजन 8% है। ये तुम्हें दे रखा है परसेंटेज कंपोजिशन मास। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, ये परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास है। ठीक है, ये लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना। अब इसका तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखाना है। ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ होमवर्क, वैसे लिखना होमवर्क देने की जरूरत है नहीं, बट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा किस तरीके का हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि अगर कोई एलिमेंट्री एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट्री एनालिसिस भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स लिए, मान के चलो कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, उसमें एक सर्टेन मास तुम्हें दे देगा कि इतने मास में इतने 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 ग्राम में फाउंड हुआ है। अब तुम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। ठीक है, एलिमेंट्री एनालिसिस अभी हमें यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, दैट इज द बेसिकली अ टर्म जो तुम्हें ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएगी। अभी उसका चालू कर देंगे तो हम फिजिकल केमिस्ट्री से भटक जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो कि इन एन एलिमेंट्री एनालिसिस शोड दैट क्या बताता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंटेन करता है, विच कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और उसका टोटल वेट है 7.3 ग्राम एंड वेइंग 7.3 ग्राम। अब उसमें जो इसके एलिमेंट्स हो गए, एटम्स हो गए, उसका कितना कितना है वो भी तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो कार्बन तुम्हारा मिला 3.6 ग्राम, 3.6 ग्राम मिला कार्बन, 0.7 ग्राम मिला हाइड्रोजन और 1.4 ग्राम मिला नाइट्रोजन। ठीक है, एंड इट हैज बीन आस्किंग टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। अब कैसे निकालोगे तुम, तुम्हें गिवन मास दे रखा है किसका किसका कितना है, अपॉन तुम उसका मोलर मास कर लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो दैट विल बी इट्स सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपल है कि नहीं है, चलो जो बोला है उसे निकाल के दिखाते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब तुम इस पे मूव करोगे तो कार्बन का तुम्हें 3.6, हाइड्रोजन का दे रखा है 0.7 और इसका दे रखा है 1.4 और इसका दे रखा है 1.6 अपॉन गिवन अपॉन मोलर कर लो। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 14, ये हो गया 16। तो इसको करो कैलकुलेट कितना आ रहा है, ये आएगा 3711। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H7NO। ठीक है, एक और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें मान के चलो तुम्हें रेशियो दे दिया जाएगा कि जो एक कंपाउंड है, मान के चलो एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो तुम्हें मैं वर्बली समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड हाउ डू यू सॉल्व इट। क्योंकि सेम फॉर्मेट से सेम कॉन्सेप्ट से वीडियो की लेंथ बढ़ाना या फिर वो करने से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो बेसिकली एक कंपाउंड है, उसमें मान के चलो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दिमाग में सॉल्व करना। ठीक है, अब मैंने तुम्हें उसमें कार्बन की परसेंटेज दे दी, टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, और
याद रखना कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, तीन है। तो मैंने तुम्हें एक की परसेंटेज दे दी, बाकी दो किस रेशियो में वो दे दिया, और टोटल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तीन डेटा दे रखे हैं तीन कंपाउंड के लिए। अब तुमसे पूछा है कि तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। अब तुम्हें ऊपर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, अगर वो नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर्स में वहाँ जाके देख लो, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन वो बहुत बेसिक है, बट यार ये पहला ही चैप्टर है मोल कंसेप्ट, तो इसमें अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वो वाली वीडियोस देख लेनी चाहिए। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर वीडियो नहीं मिल रही तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो अब इसका बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तीन कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इस फॉर्म में ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। CXHY हो गया, और OZ की फॉर्म में रहेगा। XYZ तुम्हें निकालना है क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला उसने पूछा है। टोटल मॉलिक्यूलर मास उसने दे दिया भैया 60। अब जब तुम इसका करोगे तो ये हो जाएगा 12 × X प्लस 1 × Y प्लस 16 × Z। टोटल दे दिया उसने 60। यही तो डेटा गिवन है। एक और डेटा क्या गिवन है, जो कार्बन है दैट इज 40%। 40% है ऑफ मॉलिक्यूलर मास भी है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर ये भूल जाओगे तो थोड़ा सा डाउट हो जाए। तो कार्बन तुम्हारा हो जाएगा 60 × 40/100 दैट इज 24। अब 24 कैसे है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम देखो कि एच का तो 1 है, ठीक है, तो तुम उसे लिखो ना लिखो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। वाई प्लस 16 Z का टोटल दे रखा है 36। ठीक है, इसे तुम मान लो रिएक्शन 1। अब तुम करो H/0, 2/1, इसको तुम कुछ अज्यूम कर लो, ठीक है। 2p/p लेटस से तुमने अज्यूम कर लिया, लेटस से ये कोई डेटा गिवन नहीं है पर तुमने ये अज्यूम कर लिया। तो अब तुम इसकी रिएक्शन बनाओगे 2p प्लस 16 × p, और तुम्हारी रिएक्शन इज इक्वल्स टू, तुम्हें 36 तो उसका गिवन ही है, तो इससे तुम्हें p मिल जाएगा, ठीक है। और जब तुम p पुट करोगे तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा, तो तुम्हें इससे x, y और z तीनों मिल जाएंगे, क्योंकि y में जो हाइड्रोजन है वो तो 1 है। x तुम्हें कार्बन से मिल जाएगा क्योंकि CX है। तो जब तुम्हें कार्बन का 24 पता चल गया, तो जब तुम उसे 24 ग्राम है, ठीक है, ये उसका गिवन मास है, क्योंकि वो 40% था। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय जब मोलर मास करोगे तो तुम्हें उसके मोल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो जो x है उसको जब तुम 24/12 करोगे दैट इज p, तो तुम्हें x मिल गया है, और y और z भी तुम्हें मिल गया है, क्योंकि p जो है वो 2 है, और जो y है दैट इज 2p। 2p है कि नहीं। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C2H4O2। ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। स्टिल इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, तो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। ठीक है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, और समझाऊंगा भी सही उन क्वेश्चन को अच्छे से कि वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस तरीके का, आप जेई में 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इस पे, ठीक है, बेसिक बेसिक, एंड लास्ट में पूरा रिवाइज भी कराऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्या हुआ है। तो जिसमें भी तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो शायद उसमें क्लियर हो जाए, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है भी तो, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में MgSO4 का एक सैंपल है, उसमें इतने एटम्स ऑफ O है, ठीक है। MCQ टाइप क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तुम भी साथ साथ लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। सैंपल ऑफ MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट इज फाउंड टू कंटेन इतने एटम्स ऑफ O। तो अब क्या स्टेटमेंट सही है क्या स्टेटमेंट गलत है, तो मैं तुम्हें दो स्टेटमेंट देता हूँ। हाँ, बहुत से, जैसे कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, मैं तुम्हें दो देता हूँ जिसमें से एक सही है एक गलत है, बट तुम्हें दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि विच ऑफ देम इज राइट विच ऑफ देम इज रॉन्ग। यू कैन जस्ट डायरेक्टली से कि भाई ये तो गलत है, ठीक है। तो पहला मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ कि नंबर ऑफ एमजे एटम्स जो सैंपल में है,
इज 8 इंटू 10⁻20। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो सैंपल में है, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻21। सी और डी भी दे ही देते हैं कि मास ऑफ एस प्रेजेंट इन सैंपल इज इतना। कुछ भी मास दे दो ना, गलत ही तो बनाना है। मास ऑफ एस प्रेजेंट इन सैंपल is 1.06 into 10⁻⁻2 ग्राम। और mass of mg present in the sample is 1.06 into 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, तो अब तुम्हें थोड़ा सा बिल्कुल देखना है। MgSO4 तुम्हें दे रखा है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर तुम इसमें लगाओगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारा बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या गिवन है, तुम लिखो MgSO4 तुम्हें गिवन है। जब तुम mg की बात करोगे, तो mg के लिए वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सैंपल ऑफ MgSO4 फाउंड है जिसमें O के इतने एटम है, O के 8 इंटू 10⁻20 है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग होंगे वो किसके होंगे, Mg और सल्फर के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, तो जब उसके 8 इंटू 10⁻10 है, तो Mg के कितने होंगे, 2 इंटू 10⁻20। सल्फर का कितना होगा, 2 इंटू 10⁻20। ये तो कॉमन सेंस है। और O का तुम्हें गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं ना, लिख लो नंबर ऑफ एटम्स 8 इंटू 10⁻20। अब ये तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो इतने इतने एटम्स तुम्हें पता है, अगर तुम डिवाइड बाय Na कर दोगे तो मोल ना निकल जाएगा। तो अब तुम इसे कर दो, 2 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय Na, फर्दर कर दो 2 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय Na। तो और जब तुम्हें इसका मास कैलकुलेट करना होगा, तो तुम इसके टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट इज सिंपल। मैग्नीशियम का होता है कितना, एटॉमिक नंबर 12, मास 24। सल्फर का एटॉमिक मास 32। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे आ जाएंगे मोल, एज सेम एज हियर कि ये मोल आ जाएंगे। जब तुम्हें मास कैलकुलेट करना होगा, तो मास कैलकुलेट करते टाइम तुम्हें इसी को ही 2 इंटू 10⁻20 6.022, ये इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपल 23। सल्फर की केस में वो हो जाएगा 32। और सेम जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, वही मल्टीप्लाइड बाय जब तुम 24 कर दोगे तो mg का आ जाएगा। ठीक है, और O का हमने डिस्कस किया ही था कि O का कितना हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स तुमसे पूछे। ठीक है, बेसिकली तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। सबसे पहले तो अगर तुम मोल्स निकाल लिए, तुमने मास निकाल लिया, तो तुम्हें ये पता पड़ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। एंड इफ यू डिवाइड इट बाय कितना, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पहले मैं तुम्हें कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर डिवाइड बाय कितना होगा वो भी बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 2 इंटू 10⁻20 प्लस 2 इंटू 10⁻20 इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻20। ठीक है, टोटल करोगे 12 इंटू 10⁻20 आ रहा है, विच इज 1.2 इंटू 10⁻21। ठीक है, तो O के 4 एटम है, Mg का एक है, सल्फर का एक है। तो बेसिकली इट इज ऑब्वियस 1 1 और 4 है।
ठीक है, यही गिवन है। तो अब ये चीज़ हमने निकाल ली, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिए, किस किस रेशियो में रहेगा ये निकाल लिए, मोल कितना होगा वो निकाल लिया, मास मास हो गया वो कितना होगा वो निकाल लिया। ठीक है, पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एम जी एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल इज 8 इंटू 10⁻20। तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के एटम्स 8 × 10⁻20 हैं तो एम के हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने एम के स्टार्टिंग में निकाल लिए थे, वो 2 × 10⁻20 थे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो चुका है फर्स्ट वाला। सेकंड ऑप्शन की तरफ जाओगे तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल इज इतना। तो यही हमारा आंसर आया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने एम जी एस और ओ तीनों के कर लिए थे, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ जब तुम जाओगे तो ये बोल रहा है कि सल्फर का मास जो हमने कैलकुलेट किया था वो सैंपल में इतना है, इतना ग्राम है। तो सल्फर का मास हमने क्या कैलकुलेट किया था, सल्फर का जो हमने देखा था कि इतने एटम्स दे रखे हैं, एन हमने जब उसको डिवाइड किया था किससे, एन से, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स निकल गए थे। गिवन नंबर ऑफ मोल्स को जब हमने मास कैलकुलेट करना था तो मल्टीप्लाई बाई इट वो कर दिया था। ठीक है, उसका एलिमेंट का खुद का मास, गिवन मास इंटू मोलर मास कर दिया था, तो मोल को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो हमारा मास आ गया था। तो इसका जो मास आया था वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻² नहीं आया था। थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ वाले ऑप्शन पे जाओगे तो एम का मास पूछ रहा है सैंपल में, तो एम का मास भी हमने कैलकुलेट किया था भैया, एम का मास भी 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम नहीं आ रहा था। ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए। मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें किया है विद द हेल्प ऑफ अ हाईलाइटर। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से इसमें थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने स्टार्ट किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला की तुम्हें डिफाइन लिखाई, एक एग्जाम्पल दिया। एम्पेरिकल फार्मूला पे मूव ऑन करे, एक एग्जाम्पल लिया। अब तुम्हें कोई कंपाउंड दे रखा है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें एज इट इज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में याद होगा, और एम्पेरिकल फार्मूला उसका सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बीच में एक रिलेशन बताया। अब एक टेबल बताई कि तुम्हें अगर कोई एलिमेंट गिवन है, उसका परसेंटेज गिवन है, तो हाउ वुड यू फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो, दैट इज आर एम्पेरिकल फार्मूला। अगर उसका एटॉमिक मास गिवन है तो तुम उन दोनों को डिवाइड करके एक रेशियो मान लोगे और उसको सिंपलेस्ट पे कर दोगे तो एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। यही टेबल कह रही थी। अब इस टेबल में बच्चों को नया नया कुछ कन्फ्यूजन लगा होगा, तो सेम इस टेबल पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था जिसमें इस पूरा टेबल का कॉन्सेप्ट लगा था और हमारा आंसर आ गया था। आंसर था एम्पेरिकल फार्मूला। सेम इससे रिलेटेड एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। अब थर्ड क्वेश्चन में एक एलिमेंट्री एनालिसिस था जिसमें ये कंपाउंड्स दे दिए थे। कंपाउंड्स थे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उनका कुछ कितने ग्राम थे वो निकाल लिया। तो हमने पहले उनका गिवन मास बाय मोलर मास करके कितने कितने मोल थे सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला बना दिया। आने वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम ये वाला फार्मूला लगा के एम्पिरिकल फार्मूला बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एक पूरा पीवाईक्यू टाइप का क्वेश्चन करा जिसमें हमने चारों पॉइंट्स वेरीफाई करे एक कंपाउंड को लेके कि उसके मोल्स कितने हो सकते हैं, मास कितने हो सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट किए, मोल्स हमने कैलकुलेट किया, मास हमने उसका कैलकुलेट किया, और नंबर ऑफ एटम्स भी हमने उसकी कैलकुलेट किए। So yeah, that is all about the empirical formula and molecular formula. I hope you understood the concept, and if you have any queries and any doubt, you can just put down in comments. And if you have any concern and if you want to give us any kind of suggestion to improve our content, you can just mail to us so that we'll be working to that as well. If you have a genuine concern and any kind of suggestion. So yeah, thank you for watching the lecture.